आपका स्वागत है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी क्लासरूम प्रोग्राम में। आपको मैं जो पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा रहा था, पारिस्थितिकी तंत्र में आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करना था। अब उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और उसके सारे डिटेल आज यहाँ पर इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। चूँकि जो पारिस्थितिकी वर्ड था इसको डिफाइन करना है तो डिफाइन कर देते हैं इसको। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र आपको मैं जब जैव मंडल और बायोम पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि जो जैविक घटक अजैविक घटक थे उनके अंतर संबंध जो होंगे वो क्या होंगे, वो जो दोनों घटक थे वो दोनों घटक मिलकर के आपस में जैव मंडल का निर्माण करते थे। और वही जब अजैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात उसके तंत्रों के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब हम ये कहते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करेंगे। अर्थात जब दो, जैसे यहाँ पर देखो आप जीव मान लो आप स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, आप इन सब चीज़ों से परिचित हो चुके हैं धीरे धीरे। तो ये चार वर्ड थे, इन चारों वर्ड में जब आपस में ये क्रिया करते हैं तो इनके अंतर संबंध होते हैं, अर्थात ये इससे जुड़ता है, ये इससे जुड़ता है। तो जो संबंध बनते हैं उन संबंध में एक तरीके से अंतर संबंध जो बनते हैं वो अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे हम यहाँ पे पारिस्थितिकी वाले भाग में, अर्थात इस वाले चैप्टर में। तो हम इसको डिफाइन अगर कहें कि इसका डिफिनेशन क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी का, तो जिसमें हम जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करेंगे, अर्थात हमें कहें कि जिसमें हम जीवों के समस्त जीवों के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं वो आपका पारिस्थितिकी होता है। तो इसका आप एक लाइन में लिख लो परिभाषा, थोड़ा समस्त जीवों के अंतर संबंध का अध्ययन, समस्त जीवों के अंतर संबंध का अध्ययन करेंगे तो वो पारिस्थितिकी होगा। बस एक वर्ड आप इसके बारे में जानो। जैसे अभी यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में आपने बताया ना कि जीव, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये जो आप इसी में जीवों के कई प्रकार के जीव मान लो, इनके सबके बीच के जो कड़ी बनेगी, श्रृंखला बनेगी, उन श्रृंखलाओं का जब अध्ययन करेंगे हम तो ये पारिस्थितिकी तंत्र वाले पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे उसे। अब हमें जो मेन पढ़ना उसके बारे में देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी विशेषता देखनी है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या होती है? यह एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र का मतलब यह है कि इसमें क्या ऊर्जा जो पदार्थों एवं ऊर्जा का जो आवागमन होता है, या फिर हम कहें कि आगमन और निर्गमन होता है, ये हमेशा सतत रूप से चलता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का व ऊर्जा का आगमन, या हम कहें कि निष्कासन और आगमन,
निष्कासन एवं आगमन सतत, यहाँ सतत शब्द लिख दिए तो इसका यही सतत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अगर ये सतत न होता, कहीं बीच बीच में ब्रेक करके आता तो ये खुला तंत्र ना होता। क्योंकि अगर खुला तंत्र कहीं रुकता अगर, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बाधा है, बाधा है अर्थात वहाँ पर बंद है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से बंद है, तो वो हम खुला तंत्र नहीं कह पाते। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र है, खुला तंत्र है। कैसे? तो इसको यहाँ देख सकते हैं कि आवागमन इसमें पदार्थों का, ऊर्जा का निष्कासन एवं आगमन सतत रूप से होता रहता है, सतत रूप से उसमें ऊर्जा का निष्कासन और आगमन होता रहता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसमें पदार्थों का संचरण, पदार्थों का ऐसे दूसरी इसकी विशेषता, मन से भी इसकी विशेषता बता सकते हो। जैसे क्या पारिस्थितिकी तंत्र, आप पारिस्थितिकी वर्ड आपने समझा तो उसके के आधार पर आप धीरे धीरे सोचना अगर स्टार्ट करोगे तो आप सोच बता सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या हो सकती है। तो दूसरा सोच के बता सकते हो कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होगी उसमें श्रृंखलाओं का समूह होगा, आपस में कई श्रृंखलाओं का जुड़ा होगा, यह एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से बनेगी। पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य कई जटिल या कई श्रृंखलाओं लिखते हैं हम, जटिल ना लिख करके कई श्रृंखलाओं का समूह होता है। और विशेषता इसकी क्या हो सकती है? जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका उत्पादकता उसके उपभोक्ता पर उसकी उत्पादकता निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादकता किस पर निर्भर करती है? उपभोक्ता पर। उत्पादकता उत्पादन की प्रक्रिया पर, ज़्यादातर हम बेहतर कह लें कि उसकी उत्पादकता उत्पादन की प्रक्रिया पर निर्भर ज़्यादा करती है। प्रक्रिया कैसी है उस बात पर निर्भर करेंगे कि कितनी पारिस्थितिकी तंत्र, कितना उसकी उत्पादकता अधिक होगी कि कम होगी, उत्पादन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। और क्या विशेषता इसकी हो सकती है? जो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होना चाहिए? ऊर्जा का प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। क्या बिना ऊर्जा का संचालित की जा सकती है? क्या बिना ऊर्जा का चल सकते हैं? तो इसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र भी बिना ऊर्जा का नहीं संचालित होती, ऊर्जा द्वारा संचालित होती है। यह ऊर्जा जो होगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा द्वारा संचालित होती है, और यह ऊर्जा कई रूपों में से प्राप्त होती है। इसको हो सकता है कि वो ऊर्जा किसी न किसी माध्यम से उसको सपोर्ट करती हो। ये इसकी विशेषता 2-3 है, इसको आप देख लो। अगर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। इसकी विशेषता आप समझने के लिए आप समझ सकते हो कि इसकी विशेषता क्या हो सकती है। अगर इसको समझना है तो आपको एग्जाम्पल एक लेना है, एक कोई श्रृंखला लेना है, मान लो खाद्य श्रृंखला, या फिर आपको कोई खाद्य श्रृंखला ही मैं आपको बता देता हूँ। आप इसी खाद्य श्रृंखला के एग्जाम्पल से
सारी इसकी विशेषताओं को आप डिफाइन कर लोगे, रटना नहीं पड़ेगा कि पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या होती है। एक एक वर्ड को, जैसा एक एक लाइन को रटना नहीं पड़ेगा कि ये इसकी उत्पादकता और इसकी जो ऊर्जा का प्रयोग करती है, उत्पादन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, ये बात आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर ये ध्यान दो कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के कोई एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला को ध्यान में रख करके सारे उसके कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हो। तो मैं एक खाद्य श्रृंखला है या पोषण चक्र है बताते हैं, पोषण चक्र इसको बनाता हूँ मैं, और इसी पोषण चक्र से आप इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के जो श्रृंखला है, श्रृंखला की विशेषता को आप बता सकते हो। जैसे हम सर्वाहार, यहाँ पहले सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सर्वाहार या सर्वाहारी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे लोगों को भक्षक है। और यहाँ हम अभी मैं एक चक्र बना दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। उत्पादकता, उत्पादकता अर्थात ये उत्पादकता या उत्पादक है। ये उत्पादक का मतलब ये है कि यहीं से सारे भोजन, लोगों को सारा भोजन प्राप्त होगा। उत्पादक का मतलब ये है कि ये एनर्जी सारे लोगों को भोजन स्तर प्राप्त करवाएगा। उत्पादकता बनेगा कैसे? उत्पादकता उत्पादन की प्रक्रिया कैसे अपना निर्धारित करेगा, अर्थात उत्पादकता में कोई ना कोई से सपोर्ट कहीं ना कहीं से मिलता होगा। तो इसे सपोर्ट कहाँ उत्पादकता को मिलता है? मृदा से जो आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो कैल्शियम है, यहाँ से मिलता है। सूर्य से इसको सौर ऊर्जा मिल जाता है। ये ऐसे रहेगा श्रृंखला, इधर आता है इसकी श्रृंखला जो है, इसकी श्रृंखला जो ये ले रहा है, इसकी श्रृंखला इसको श्रृंखला को बनाने में थोड़ा ध्यान देना होगा। तीर का मुंह उधर ही होगा जो इसको खा रहा है। सौर ऊर्जा इससे उत्पादकता से कुछ नहीं ले रहा, सौर ऊर्जा उत्पादकता को बल्कि दे रहा है ऊर्जा। तो हम इसकी तीर का निशानी इस तरफ लिखेंगे, या तो अगर उल्टा लिख दोगे तो उल्टा हो जाएगा इसका चक्र। सौर ऊर्जा की प्राप्ति होता है यहाँ पे। इसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ से लेता? वायुमंडल से। ऑक्सीजन कहाँ से लेता? वायुमंडल से। हाँ, ऑक्सीजन लेता वायुमंडल से। और आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता? कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेता। ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, ये मानव है, जो मानव तो है नहीं कि जो ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता हमारे लिए। ये यहाँ से हुआ। अभी एक और इसका संबंध है, जो अंतर संबंध है। जब दोनों तरफ मुंह की तीर है तो उसको कहेंगे अंतर संबंध आपस में रखता है। जैसे मृदा और अपघटक, ये तीर का सिंबल ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा, ताकि अगर उल्टा तीर लग जाएगा तो उल्टी दिशा में हमें प्रक्रिया दिखाई देने लगेगा। जैसे मृदा है और ये अपघटन की प्रक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पर हमें तीर का दोनों मुंह किधर होगा? दोनों तरफ तीर का मुंह आपस में खुला होगा। अपघटन की प्रक्रिया होगी यहाँ पे। और ये जो उत्पादकता है, उत्पादकता से फायदा अब किसको किसको होगा, अब यहाँ पर देखना है। उत्पादकता से फायदा सर्वाहार को भी हुआ, सर्वाहार भी इससे पौधा लिया, अर्थात इससे भोजन लिया। तो इसकी तरफ से इसकी तरफ जा रहा है, तो इसका तीर का निशान किधर है? इधर है। और ये जो प्राथमिक उत्पादकता है, ये भी उत्पादक से ही ले रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। ये आप 9th क्लास के जो एनवायरनमेंट का क्लास या बायोलॉजी का क्लास है, उसमें आप ये सब देखे होंगे, आप उसमें रिवाइज भी करे होंगे।
अपेड उपभोग, प्राथमिक उपभोक्ता, यहाँ पर आता है प्राथमिक उपभोक्ता। और ये प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये अपघटन भी होता है, अपघटन भी होता है इसका प्राथमिक उपभोक्ता का। मान लो इससे खाया उत्पादकता से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होकर के ये क्या होगा, अपघटक हो गया, अर्थात इसका मृदा में फिर मिश्रण हो गया। इसी तरीके से इसको थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं पूरा। प्राथमिक उपभोक्ता, इसके बाद आपका आता है द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा, द्वितीयक उपभोक्ता एग्जाम्पल भी आपको बता रहा हूँ कि कौन सा हो सकता है। एक द्वितीयक उपभोक्ता के बाद आपका कौन आ सकता है, तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। अब इसमें पोषण जो ये होगा इसका प्राथमिक सर्वाहार जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है और ये द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाता है और तृतीयक उपभोक्ता को भी खाता है। तो अगर हमें पोषण स्तर देखें, पोषण स्तर कौन सा है, प्राथमिक पोषण स्तर, पोषण स्तर, द्वितीयक पोषक स्तर। ये द्वितीयक पोषक स्तर कैसे हो गया, क्योंकि ये उत्पादकता से प्राथमिक उपभोक्ता जो है कहीं अपने से पहले वाले व्यक्ति को, अपने से पहले वाले चारे को खा रहा है, इसलिए द्वितीयक पोषक स्तर है, पोषण स्तर है। तृतीयक पोषक स्तर, चतुर्थ पोषक स्तर, पोषण स्तर। ये जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ लिखा हो इसका कोई माने है, आप समझो जरा। जैसे यहाँ पर हाँ, अभी एक से पूरा फिगर को कंप्लीट कर लेने दो, तब समझाने में अच्छा लगेगा। ये हुआ, ये सर्वाहार जो होगा, सर्वाहार मान लो मृत्यु हुआ इसका, तो अपघटन हो जाएगा इसका, तो इसलिए इधर से ये अपघटन से जुड़ा हुआ है। और जो अपघटन द्वितीयक का भी हो सकता है डायरेक्ट, तो अपघटन हो जाएगा इसका। तृतीयक का भी अपघटन हो सकता है, तो इसका तृतीयक का भी अपघटन डायरेक्ट हो सकता है, अर्थात ये मृदा में मिल जाएगा। अब ये पोषण चक्र था, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से समझो, देखो मैं ये कह रहा था, जो पारितंत्र होता है, पारितंत्र एक जटिल प्रक्रिया, जटिल श्रृंखलाओं की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, वो यहाँ पर आप समझ सकते हो। जो एक तंत्र मान लो सर्वाहार से जुड़ा हुआ है आपका तृतीयक उपभोक्ता, सर्वाहार मान लो मनुष्य, अब मनुष्य मान लो सर्वाहार है, और उत्पादकता मान लो घास, प्राथमिक उपभोक्ता मान लो खरगोश, खरगोश चूहा। द्वितीयक उपभोक्ता मान लो आप किसको मानोगे, खरगोश को कौन खा सकता है, भेड़िया खा सकता है, इसको भेड़िया मान लो। तृतीयक उपभोक्ता मान लो आपको शेर, और आपका ये तृतीयक उपभोक्ता है। जो शेर होगा भेड़िया को खाएगा, भेड़िया खरगोश को खाएगा, खरगोश घास को खाएगा, तो ये आपस में जुड़े हुए ना, खाद्य श्रृंखला आपस में ये जुड़ी हुई है।
यह एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से चल रही है जो हमें दिखाई देती है, पर हमें उसको देखने की क्षमता होनी चाहिए कहेंगे तो। उत्पादकता सर्वहार से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक उपभोक्ता सर्वहार से जुड़ा हुआ है, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वहार से जुड़ा हुआ है, तृतीयक उपभोक्ता सर्वहार से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये सर्वहार जो है चारों पोषण स्तर से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये जो पोषण सर्वहार पोषण है, इसमें सर्वहार ये जटिल प्रक्रिया के जटिल सबसे जटिल जो पोषण तंत्र होगा किसका होगा? सबसे जटिल तंत्र सर्वहार का होगा, क्योंकि जो उत्पादकता है, उत्पादकता की जो आप कहेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी पारिस्थितिकी तंत्र आसान है, बल्कि सर्वहार की पारिस्थितिकी तंत्र की अपेक्षा इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी अपेक्षा आसान है। इसको आप डायग्राम को बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद मुझे एक पॉइंट और चर्चा करना था, जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक थे उसमें पीछे बता भी चुका हूँ कि उसमें जैविक अजैविक में कौन कौन आते थे, कितनी बार रिपीट हो चुकी है ये चीज़ें। आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो रिपीट कर दो फिर, लेकिन इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसको नोट कर लेना आप। इसके बाद आपको दो पॉइंट और बच रहा है आपका, उसको डिस्कस बाद में कर, मतलब उसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे, उसको फॉर्मेटिंग कर देना। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इनमें कौन कौन, घटक का मतलब है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, ये कह सकते हो आप धीरे धीरे। जैविक घटक, अजैविक घटक, पहले देखो अजैविक घटक और जैविक घटक, ये दो मुख्य प्रकार हैं। लेकिन इसमें कितने प्रकार के हैं ये देखो आप। जो जैविक घटक है आपका 3 प्रकार का है। भौतिक कारक, आज कुछ ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक नहीं था, इसलिए ज़्यादा समझाने वाला आपको जैसे है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट करो। और इसके बाद जो आने वाले पॉइंट्स हैं उसमें ज़्यादा समझाने पड़ेंगे, इसमें जैसे है उससे हमें लिखना सिर्फ है और उस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। भौतिक कारक में आपका भौतिक कारक, फिर आपका दूसरा प्रकार है अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक के बाद आपका कार्बनिक कारक, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक कारक। अब इनमें देखेंगे कि जो भौतिक कारक है अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में जो अजैविक घटक का पार्ट भौतिक कारक है, इसमें कौन कौन है? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, ये आपके वायुमंडल, स्थल मंडल, ये आपके कौन है? भौतिक कारक, अर्थात बड़े स्तर के कारक हैं ये, जो सभी को प्रभावित करते हैं। अकार्बनिक कारक में कौन कौन है? इसमें जल, वायुमंडल के गैस, वायुमंडलीय गैस कह सकते हो आप, वायुमंडलीय गैस, जितनी प्रकार की गैसें हैं इसमें सब शामिल हो जाएंगी। मिट्टी,
खनिज, चट्टान। अभी जब हम स्थल मंडल यहाँ भौतिक कारक में शामिल कर रहे हैं और आप देख रहे हो अकार्बनिक कारक में मिट्टी, खनिज, चट्टान। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर इसको क्यों शामिल कर रहा है और इसको यहाँ पर क्यों शामिल कर रहा है। दरअसल ये भौतिक स्तर पे है, ये बड़े भूभाग के स्तर पर है। ये पूरी पृथ्वी को सम्मिलित इसमें कर रहा है और इसमें किसी विशेष भाग को सम्मिलित किया जा रहा है। खनिज हर जगह नहीं होगा, चट्टान जो होगा, ये मिट्टी तो हर जगह होगी, बट उसमें जो उत्पादक तत्व होंगे हर जगह समान नहीं होंगे, कहीं कम होगा, कहीं होगा नहीं, कहीं दूसरे प्रकार की होगी। इसलिए इसको अकार्बनिक तत्वों के रूप में इसको शामिल किया जाता है, अकार्बनिक कारक के रूप में। जो कार्बनिक कारक है उसमें कौन कौन है? इसमें आपका उत्पादकता, उपभोक्ता, अपघटक। अभी जो मैं सर्किल बनाया था पोषण चक्र वाला, उसमें तीनों वर्ड थे ना, ये अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादकता। ये जो थे हमारे कार्बनिक कारक थे, इनके वहाँ पर आप देखे थे। और ये जो कारक थे आपके अकार्बनिक कारक थे, जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, चट्टान, खनिज, ये आपके अकार्बनिक कारक थे। भौतिक कारकों में आपका तापमान, जो सौर ऊर्जा, उसको उत्पादक जो था, सौर ऊर्जा की जो प्राप्ति होती थी, और मृदा से, स्थल मंडल से उसको मृदा की प्राप्ति, वायुमंडल से उसको गैस की प्राप्ति, प्रकाश, आर्द्रता, ये सब मिलता था अकार्बनिक तत्व। भौतिक कारक किसको? भौतिक कारक प्लस अकार्बनिक कारक, तब जा कर के आपका उत्पादक होता था, कोई उपभोग करता था, फिर वो अपघटन के रूप में परिवर्तित हो जाता था। ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। ठीक है, जैसे ऐसी फ्रेमिंग आप नोट कर लो, फिर इसको अगले वाले जो होगा पार्ट उसमें आपको समझ में आएगा नहीं। इसके बाद मुझे और दूसरा पॉइंट डिफाइन करना था कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं उसमें कितने प्रकार के हैं, जो प्रकार देख लेंगे, फिर उसमें हमें धीरे धीरे कर करके एक एक करके उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे उसके प्रकार वाले चैप्टर भाग में। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र आपको दो भागों में डिवाइड किया गया। जैसे एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र और एक प्रकृति के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्मित जो होता है। तो हमें दरअसल यहाँ पर ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान प्रकृति के द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर ध्यान देने हैं, मानव निर्मित वाले पारिस्थितिकी तंत्र पे भी ध्यान देने हैं, बट यहाँ पर ज़्यादातर ध्यान प्रकृति के द्वारा जो निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर ध्यान देने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र के प्रकार। दो प्रकार के हैं, एक प्रकृति के द्वारा प्रकृति के द्वारा निर्मित, और एक किसके द्वारा? एक मानव के द्वारा, मानव निर्मित हम कहेंगे, मानव निर्मित। जो प्रकृति द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके आप डिवाइडेशन देख लो। इसमें आपका कितने भाग हैं? स्थलीय भाग, जो प्रकृति के द्वारा कुछ पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ है वो स्थलीय भाग पे हैं। कुछ स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और एक है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, स्थल पे है ये तंत्र, अर्थात स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है
कि ये जो प्रकृति के द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है ये स्थल पर है, अर्थात भूमि पर, और ये जल में नहीं है। इसमें कौन कौन से आपके आ जाएंगे, जैसे वन या घास, वन, और कौन हो सकता है स्थल पे पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल, ये सब हम लोग कल अगले लेक्चर में इसको सब देखेंगे एक एक। जैसे घास वाले पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे, इसमें भी प्रकार है, ऐसा नहीं है घास में भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार नहीं है, इसमें भी डिवाइडेशन है, इसको भी देखेंगे। वन वाले पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें कौन कौन से जीवों की उत्पत्ति होती है, इनमें कौन कौन से जीव निवास करते हैं, ये सारे डिटेल में आगे देखेंगे। बस यहाँ इसको डिवाइडेशन कर दे रहे हैं, इसको एक तरीके से फ्रेम कर दे रहे हैं। मरुस्थलीय, टुंड्रा, घास पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब क्या है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं। फिर इसी तरीके से आपका जलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं, इसमें कौन कौन से हैं, अलवणीय अर्थात अलवणीय, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अलवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और सागरीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ ऐसे लिख सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ इतना। संक्रमण, संक्रमण का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कुछ जल होंगे जो लवणीय होंगे, कुछ होंगे अलवणीय होंगे, और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ आधा आर्द्र भूमि वाले जो पारिस्थितिकी तंत्र होंगे उस प्रकार के भी। संक्रमणकालीन, पारितंत्र, ये आपका डिवाइडेशन हुआ। यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लास यहाँ पर आपको बताना बंद करते हैं, और आपको बस आज की क्लास एक तरीके से सोच लो बेसिक कॉन्सेप्ट की, बेसिक डिवाइडेशन मैंने किया बस, और कुछ नहीं बताया आपको, मैं बताना नहीं चाहा। डिवाइडेशन मैंने ये कर दिया कि आपके अंदर जागरूकता पैदा हो जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और इसके प्रकार क्या होते हैं, और जो आपके पोषण चक्र क्या होता है, पोषण चक्र के फिर कैसे काम करता है। ये मेरा एक उद्देश्य था कि आपको इसको बताया करके आपके अंदर एक आग लगा दी जाए पारिस्थितिकी तंत्र की, और आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। अगला जो चैप्टर होगा, चैप्टर कह रहे हैं, अगला जो लेक्चर होगा इसी पे होगा, लेकिन वो बेहतरीन तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने यहाँ पर आपको आग लाई है, आग एक तरीके से लगाई है अंदर, वो आग आगे जाके बुझेगी। हमने जो एक तरीके से आग है, क्योंकि आपको आधा अधूरा ही बताएगा, प्रकार तो मैंने सारा बता दिया, लेकिन ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनके प्रकार कितने होते हैं ये तो बताया नहीं। अब आपका काम सोचना है। आप पढ़ सकते हो तो बुक में पढ़ो, अगले वाले लेक्चर में देखना हो तो वहाँ पर तो आपको आसानी से समझाया ही जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।